हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, जिंदोबरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सभी वीज़ा रिफ्यूज़ल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग वीज़ा रिफ्यूज़ल, दैट हाउ टू टैकल और हाउ टू सबमिट फाइल। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू, री अपील और री अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का मीनिंग देखते हैं कि री अपील मतलब डिसीजन मिला है जिसमें आपको रिफ्यूज़ल आया है, आप उस डिसीजन से खुश नहीं है और आप उसको री अपील करना चाहते हैं, यानी कि आप उस डिसीजन को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं। सो इस केस में हम री अपील करते हैं, जो कि यूजुअली आपके वीज़ा रिजेक्शन डेट से, जिस दिन आपको पासपोर्ट रिसीव हुआ है विद रिजेक्शन, उससे 14 डेज तक आप री अपील कर सकते हैं। डायरेक्ट आप या तो अपने VFS के थ्रू या फिर आपने जो एम्बेसी के थ्रू फाइल लगाई है, आप डायरेक्ट वहाँ जाके री अपील की फाइल सबमिट कर सकते हैं। एंड फॉर री अप्लाई आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ एक न्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो भी आपने स्टार्टिंग से पहले प्रोसेस किया था सेम वही रिपीट करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक बार रिफ्यूज़ल आया है तो आपको डेफिनेटली एक बार तो री अपील करना चाहिए, बिकॉज एम्बेसी ने 14 डेज का टाइम ही क्यों दिया है, री अपील का ऑप्शन ही क्यों दिया है अगर उनको वीज़ा नहीं देना होता तो इसीलिए अगर आपकी फ़ाइल जेन्युइन है, आप का जो डॉक्यूमेंट्स है सारे प्रॉपर हैं, तो आप री अपील जरूर करें। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 7, जो कि हमारे स्टार्टिंग के टॉप पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारे पास, ये इनसफिशिएंट फंड्स के लिए, यानी कि अगर आपके फंड्स जो हैं इनसफिशिएंट हैं या फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिए हैं जिससे आपकी फंड्स शो होते हैं, तो उस केस में आपको पॉइंट नंबर 3 पे रिजेक्शन मिल जाता है। पॉइंट नंबर 4 का जनरली इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, जो कि होता है आपका अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो है या तो गलत डेट का सिलेक्ट किया है या फिर गलत कंपनी से पिकअप किया है, तो उस केस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का रिजेक्शन मिल जाता है। देन है 7th पॉइंट आपका फॉर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर एम्बेसी को ये शक होता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, तो वो आपको पॉइंट नंबर 7 का रिजेक्शन दे सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनको टैकल कैसे करा जाए। अगर हमें ये पॉइंट्स मिले हैं तो इनकी री अपील फाइल कैसे लगानी है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी सबमिट करने ही है वो है एक आपका जो पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट, एंड आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है। आपको जो एम्बेसी पासपोर्ट के साथ एम्बेसी से जो लेटर रिसीव हुए थे रिफ्यूज़ल के, वो रिफ्यूज़ल लेटर। फर्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, यानी कि अगर किसी को इनसफिशिएंट फंड का रिजेक्शन आता है तो अपनी फाइल किस तरह से लगाएगा और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। तो एक तो आपको अपील लेटर लगाना है, यानी कि हर एक रिफ्यूज़ल पॉइंट पे आपको अपील लेटर मैंडेटरी है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसमें ये होगा कि आपको ये बताना है एम्बेसी को कि मैं इस डिसीजन को अपोज करता हूँ एंड ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं, एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए मेरी फाइल रिव्यू की जाए। तो अगर आपने पिछली बार क्रेडिट कार्ड का जो बैंक लेटर होता है, यानी कि बैंक मैनेजर की जो स्टैम्प वाला लेटर होता है लेटर हेड पे, अगर वो नहीं लगाया था तो आपको बैंक का लेटर लगाना है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ये आपका बैंक आपको अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके देगा। इसको आप कॉपी करके सेम करा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल जो मैंने लगाया था ये वो है। इसके अंदर मैंने जो लिमिट शो की थी वो 5 लाख की थी। सो इनसफिशिएंट फंड में अगर आपको आया है तो मे बी आपने 5 लाख से कम की फंड्स लगाए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, बहुत से लोग कहते हैं कि 10 लाख के फंड्स दिखाने हैं, 13 लाख के फंड्स दिखाने हैं, सो ऑन। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीज़ा जो मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा, तो 1 साल के लिए 5 लाख इज इनफ, तो आप 5 लाख दिखा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में आपको एक तो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, यानी कि जो आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं उनसे एक एफिडेविट नोटराइज करा के स्टैम्प पेपर पे आपको सबमिट करना है, अगर नहीं किया था पहले तो। देन अगर आपके जो स्पॉन्सर है वो सैलरीड है तो आपको 3 to 6 मंथ की उनकी सैलरी स्लिप लगानी है, लास्ट 3 ईयर्स की ITR लगानी है, एंड अगर आपके स्पॉन्सर का बिजनेस है तो उनके बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ। अब बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ में आपके MSME सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क वीज़ा में
यूजुअली क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वही एम्प्लॉयज़ का सारा एक्सपेंस बेयर करती हैं, यानी कि उनके लिविंग, फूड एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस वही सब बेयर करती हैं। तो उस केस में आपको आपकी कंपनी से ओरिजिनल, आपको पोलैंड से कंपनी को मेल डालनी है कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजें जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि कंपनी ही आपके सारे एक्सपेंसेस जो है बेयर करेंगी। ये हो गई पॉइंट नंबर 3 की बात। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अगर हमें पॉइंट नंबर 4 पे रिजेक्शन आया है तो हम क्या करें? पॉइंट नंबर 4 पे आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस का है, ये मैंने कुछ कंपनीज इसमें लिख रखी हैं, इन्हीं कंपनीज का आप इंश्योरेंस सबमिट कर सकते हैं। किसी और कंपनी का करेंगे तो आपको वो आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देंगे। अब इंश्योरेंस में एक चीज़ और है कि आप डेट अगर आपने ऐसी ली है कि वो पहले स्टार्ट हो रही है आपके वीज़ा डेट से या फिर बाद में स्टार्ट हो रही है, तो भी वो एक इशू बन जाता है इस पॉइंट नंबर 4 का। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करें उसके 15 डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, यानी कि सैटरडे और संडे को हटा के 14 से 15 दिन बाद की आप इंश्योरेंस लें। अब इंश्योरेंस के अंदर ये कुछ कंपनीज हैं, इन्हीं कंपनीज से आपको लेना है। और अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है बजाज अलायंस, क्योंकि मैंने भी इसी से लिया था और इनमें एक तो चीप है, इनका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो चीप है, एंड जो इनका ट्रैवल इंश्योरेंस है उसको आप उसकी डेट भी आप आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक अपील लेटर लगाना है और जो नया आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद के परचेज करके आपको वो सबमिट करना है सही डेट का और सही कंपनी का। सो आप अपील लेटर के रिगार्डिंग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। अगर आपको अपील लेटर में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज एक अपील लेटर जो होता है वो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी फ़ाइल की रिकन्सिडरेशन के लिए। कि अगर आपका अपील लेटर अपीलिंग नहीं है, यानी कि एम्बेसी को एक तरह से मजबूर ना कर दे कि वो आपकी फ़ाइल पे दोबारा रिकन्सिडरेशन ले, आपने जो भी आपका रिजेक्शन पॉइंट था उसको जस्टिफाई करना और आपकी फ़ाइल क्यों जेन्युइन है वो उनको बताना कि मुझे इस पे रिजेक्शन मिला है, तो ये रिजेक्शन पॉइंट क्यों गलत है, क्यों मुझे ये रिजेक्शन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए था। ये सब आप अपील लेटर में मेंशन करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कराना भूल जाते हैं या फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उस केस में एम्बेसी को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है, जबकि होता वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही है। अब कुछ केसेस होते हैं कि लोग लगाते ही फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा, और मेरी किसी भी वीडियो में उनको या ऐसी किसी भी फाइल को जिसमें फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हो वो प्रमोट नहीं करता। आपको जो लगाने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पॉइंट नंबर 7 पे फेक डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पे रिजेक्शन आया है तो आप इस केस के अंदर स्टडी वीज़ा के लिए एक तो आपको अपील लेटर लगाना है जो कि मैंडेटरी है, अपील लेटर। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट, एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट, इसको आपको अपोस्टाइल कराना है, तब जाके वो एम्बेसी के लिए ऑथेंटिक होती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपने पिछली बार ओरिजिनल एडमिशन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, ये भी एक पॉइंट रहता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन आ जाता है कि वो फोटोकॉपी यानी कि उसका जेरोक्स जो ईमेल पर रिसीव होता है या फिर वो सबमिट कर देते हैं, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपको ओरिजिनल ही करने हैं जो पोलैंड से आपको रिसीव होंगे बाय कुरियर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा होटल बुकिंग। अगर आपने पिछली बार डमी होटल बुकिंग शो करी थी अपने वीज़ा फाइल में तो हो सकता है आपको उस बेस पे आपको इस पॉइंट पर 7 पॉइंट पर रिजेक्शन मिला हो। तो इसके लिए आप booking.com से 3 से 6 महीने की या फिर पॉसिबल हो तो 1 साल की बुकिंग अगर शो कर देते हैं, यानी कि आपने फ़ीस पे करके जो उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी होती है उसके अंडर आप फ़ीस पे कर देते हैं उनकी और वो शो करते हैं विद प्रूफ, विद पेमेंट प्रूफ, तो उस केस में आप इस पॉइंट को टैकल कर सकते हैं। देन आता है हमारा वैलिड आइटनरी और रिजर्वेशन। अब बहुत से केस में क्या होता है कि आप जो डमी टिकट्स होती हैं, वैसे तो दिखा सकते हैं डमी टिकट्स, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन
ये पॉइंट ज़्यादातर लोग मिस करते हैं कि रिजर्वेशन आपको जो होती है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन रिजर्वेशन की मैंने एक वीडियो अपने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे फ्लाइट आइटनरी बुक करनी है। एंड रिटर्न की भी आपको रिजर्वेशन दिखानी ही है। ऐसा नहीं कि आपने जाने की दिखा दी और आने की नहीं दिखाई, आपको रिटर्न की भी रिजर्वेशन दिखानी है। उसके बाद है, अब अगर किसी ने आइल्स का जो सर्टिफिकेट है, आइल्स पीटी टॉफेल का, अगर फेक लगाया है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी लगाया है आइल्स पीटी टॉफेल या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट का फेक लगाया है, तो प्लीज़ उसको उस एग्ज़ाम को दें और उसका रिजल्ट लगाएं। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है वो, तो स्कूल से या फिर आपके कॉलेज से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट होता है MOI, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके आइल्स में 5.5 या 5.5 बैंड्स कम है तो उस सर्टिफिकेट को बिल्कुल ना लगाएं। उस केस में आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका स्कूल और कॉलेज प्रोवाइड करता है वही लगाएं। दूसरा है आपका वैलिड पासपोर्ट। अब अगर आपके चेकलिस्ट में भी ये क्लियरली मेंशन है कि आपका पासपोर्ट एक तो जेन्युइन होना चाहिए, कुछ भी उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए ऐसा, एंड आपका पासपोर्ट यानी कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो कम से कम 12 महीने या फिर 6 महीने तक तो वैलिड होनी ही चाहिए, उसके अंदर होना ही चाहिए, और वो विद इन 10 ईयर्स ऑफ फाइल सबमिशन इशू होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लगा सकते हैं। अगेन, अगर आपको अपील लेटर में खासकर 7 पॉइंट के लिए, 7 पॉइंट, 9th पॉइंट, 10th पॉइंट, इनके लिए अपील लेटर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अगर ये आपका ख़राब हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इसके अंदर तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा के लिए। अगर आपको वर्क वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है ना, आपको पॉइंट नंबर 7 पे रिजेक्शन मिला है, तो उस केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो अगेन आपको अपील लेटर तो मैंडेटरी है ही लगाना, अपील लेटर आपको लगाना है, जिसके लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके बाद अगर आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट को अपोस्टाइल करना है, जैसे कि हमने स्टूडेंट वीज़ा के केस में देखा था, इस केस में भी आपको अपोस्टाइल तो मैंडेटरी है। उसके लिए आप जो ये अपोस्टाइल सर्विसेज होती हैं ये आपसे 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ पर पेज चार्ज करेंगे, यानी पर डॉक्यूमेंट, वो करा सकते हैं और आपको विद इन 2-3 डेज आपको रिसीव हो जाएगा आपकी जो मार्कशीट है वो। अगला है एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम कंपनी, यानी कि जो भी आपका, एक तो वर्क परमिट हो गया, वर्क परमिट अलग चीज़ है, एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो कि आपकी कंपनी अपने लेटर हेड पे प्रोवाइड करती है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी लोकेशन, सब कुछ इन डिटेल मेंशन होता है। वो आपको ओरिजिनल कंपनी से बाय पोस्ट मंगाना है और वही आपको इस फाइल में लगाना है। अगर आपने मेल पे मंगाया है, प्रिंट आउट दिया है, तो वो भी एक फेक डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो इस केस में आपको ओरिजिनल मंगा के वो लगाना है। होटल बुकिंग का जैसे मैंने पहले बताया स्टडी वीज़ा में कि आपको होटल बुकिंग जेन्युइन लगानी है। आप booking.com से फ्री कैंसिलेशन वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट करके बुक कर सकते हैं और वीज़ा आने के 2-3 दिन में ही उसको कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं पूरा। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अपने चैनल पे, एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर 3 महीने की अकोमोडेशन बुक करनी है तो वो कैसे करें, और अगर हमें पूरे साल की डॉर्मेट्री लेनी है, स्टूडेंट डॉर्मेट्री, तो वो कैसे बुक करें, उसके भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1 साल की भी डॉर्मेट्री स्टूडेंट अकोमोडेशन जो होती है, या फिर अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट अकोमोडेशन जो चाहिए वो भी मैं दिलवा सकता हूँ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। उसके बाद है आपकी वैलिड फ्लाइट आइटनरी एंड रिजर्वेशन। अगर आपने फेक लगाई थी तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो 10 साल के अंदर ही, अगर आपने आज अप्लाई करा है तो आपका विद इन 10 ईयर्स ही पासपोर्ट आप इशू हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिनल एंड लेजिट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने फेक वर्क एक्सपीरियंस शो किया है कि मैंने इतनी इतनी जगह पे काम किया है ये ऐसे, और कोई वैलिड प्रूफ नहीं लगाया, तो भी वो फेक डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो आपको जहाँ भी आपने पहले वर्क किया है वहाँ के एम्प्लॉयर से
वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है और ओरिजिनल उनके लेटर हेड पे कंपनी के, तो आप वो लेके वो सबमिट करें। तो इस केस में भी आपको आप इस रिजेक्शन को कि आपका ये रिजेक्शन पॉइंट भी अपोज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग एक्सपेंसेस कवर्ड बाय द पॉलिश कंपनी। तो अगर अगेन जो आपको लेटर फंड्स के केस में मैंने बताया था कि आपको फंड्स के केस में आपकी कंपनी से एक लेटर ओरिजिनल मंगवाना है, वो लेटर ओरिजिनल आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं सारे ओरिजिनल करने हैं। और जैसे वर्क परमिट हो गया आपका, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आपके अगर स्टूडेंट वीज़ा का केस है तो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। इसकी फ़ोटो स्टेट भी आपको सबमिट करनी है, बट ओरिजिनल तो करना ही है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप फेक डॉक्यूमेंट्स के, या फिर अगर आपको 0.7 पे रिजेक्शन आया है तो इस केस में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए था, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, ताकि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो लोगों की हेल्प हो सके कि ये भी पॉइंट हो सकता है इस केस के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10, जो कि मेजॉरिटी केसेस में आपको मिलते हैं कि ज़्यादातर लोगों का पॉइंट नंबर 9 पे या पॉइंट नंबर 10 पे रिजेक्शन आता है, वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी और वर्क वीज़ा के लिए भी, कि इस केस में हमें फ़ाइल कैसे रेडी करनी है। और अगेन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ्लाईओवर पोलैंड विद आयुष पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी जीमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।